जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ एकदम बेहतरीन होंगे और उतनी ही बेहतरीन आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और एसएससी एमटीएस की परीक्षा आपकी जो कि 30 सितंबर से होना प्रस्तावित है, जैसा कि एसएससी के कैलेंडर में आप सबने और हमने देखा है, तो उसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी एमटीएस स्पेशल जीएस का प्रैक्टिस सेट हमने ये तैयार किया है। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि इस प्रैक्टिस सेट में जीएस के उन 25 चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया है जो कि आपके एग्ज़ाम में पहले कभी पूछे गए हैं या आगे किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाने की संभावना है। तो बिना कुछ देरी किए आइए शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा को। और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चल भी रहे हैं। जिस किसी भाई का एग्ज़ाम हो गया है उसके लिए शुभकामनाएं आगे भविष्य के लिए, और जिस किसी का एग्ज़ाम होना है और उस क्लास को आप देख रहे हैं, इस क्लास को एग्ज़ाम से पहले, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही कारगर रहने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में एसएससी उन प्रश्नों को पूछता है, या मैं कहूँ कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं जो कहीं ना कहीं अटपटे से देखने में लगते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को इस कक्षा में शामिल करते हुए आइए बढ़ते हैं और देखेंगे जीएस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है, स्पेशली एसएससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। और आज से हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि आपके सामने लिखा हुआ है स्पेशली एसएससी एमटीएस वालों के लिए। तो बिना कुछ देरी किए काफ़ी बातें हो चुकी हैं और 25 प्रश्न हैं जीएस के, और एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना और आंसर करना है। और जो आंसर आपका बन रहा है वो बहुत ही अच्छी बात है, और जो ना बन रहा हो तो अच्छे से उसे कॉपी में नोट कर लें अपनी में नोट में, और उसे एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे। तो मेरी यही उम्मीद आपसे रहेगी कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। तो बहुत देर हो गई है, अब आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न। ये आपका पहला प्रश्न प्राचीन इतिहास से, और ये गुप्त वंश से गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था, ये लिखा हुआ है प्रश्न में कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा था। बताइए, बहुत ध्यान से प्रश्न का उत्तर देना है कि महाराजाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी। तो अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो हमारा सही उत्तर क्वेश्चन 1 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो सी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए दोस्तों कि प्राचीन इतिहास से हम चलेंगे मध्यकालीन इतिहास की ओर, और मध्यकालीन इतिहास के बाद हम चलेंगे आधुनिक इतिहास के बाद। इसी प्रकार से आपको सीक्वेंस वाइज प्रश्न देखने को मिलेंगे इस कक्षा में, इस प्रैक्टिस सेट में। बहुत ध्यान से पढ़ना है प्रश्नों को और आंसर करना है। दूसरा प्रश्न है, महाभाष्य किसके द्वारा लिखित है जिसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। महाभाष्य पुस्तक के, अगर मैं बोलूँ सीधी सीधी अगर मैं पूछूं कि महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। महाभाष्य किसकी पुस्तक है? तो अगर हम बात करें, महाभाष्य जो है वो पतंजलि ने लिखी है। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा दिक्कत ना हो आपको देखने में, इस वजह से मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि सम्राट अशोक के गिरनार शिलालेख की खोज किसने की थी। प्राचीन इतिहास का प्रश्न है और आधुनिक इतिहास में अभी वर्तमान में कि इसकी सम्राट अशोक के गिरनार शिलालेख की खोज की थी। तो वह कौन सा खोजकर्ता था जिसने अशोक के गिरनार शिलालेख की खोज की थी? अगर हम सही उत्तर की बात करें तो टॉड ने सम्राट अशोक के गिरनार शिलालेख की खोज की थी। सही उत्तर ऑप्शन बी, टॉड इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4 की ओर। आप देखिए, आधुनिक इतिहास का प्रश्न आपके सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही जानदार प्रश्न, आपको उत्तर देना है बिल्कुल। हालांकि बेसिक सा प्रश्न है बिल्कुल कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। आपको बताना है लोदी वंश का संस्थापक कौन था। और अगर हम बात करें, ये थोड़ा माफ़ कीजिएगा, ये हो गया है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा इतना मैं मानता हूँ। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2021 में। ये आपका एसएससी एमटीएस 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि जहांगीर ने 1611 ईस्वी में किसके साथ विवाह किया था। जहांगीर द्वारा किसके साथ विवाह किया गया था। सही उत्तर की अगर हम बात करें तो जहांगीर ने जो अपना जो विवाह किया था वो नूरजहां के साथ सन 1611 ईस्वी में किया था। तो आधुनिक इतिहास का प्रश्न था, बनना चाहिए आपसे ये। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपके ध्यान में तुरंत आना चाहिए। अगर बात चलेगी कि सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। उस समय कलकत्ता था, अब वर्तमान में जो कोलकाता है वो पहले कलकत्ता हुआ करता था। और गवर्नर जनरल उस समय था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 1774 ईस्वी में एक कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 आपके सामने ये रहा। पंचवर्षीय योजनाओं के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया था। पॉलिटी का प्रश्न, और अब यहाँ से आपका पॉलिटी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और हालांकि ये बेसिक सा प्रश्न है, संविधान के स्रोत आपको पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजनाओं के सिद्धांत को अगर हम बात करें तो रूस से लिया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये बताना है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देना है बहुत ही ध्यान से। अगर आपने पॉलिटी कहीं ना कहीं पढ़ी है और अच्छे से पढ़ी है तो ये प्रश्न बेसिक सा प्रश्न है, आपसे बनना चाहिए ये प्रश्न। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 भी बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, संविधान से ही प्रश्न है और संविधान के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं अभी पॉलिटी के। बहुत ही शानदार प्रश्न। इसी प्रकार से हम सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ते चलेंगे और 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आपके देखने को मिलेंगे। और 15 से 20 प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि 400 से 500 प्रश्न, और 400 से 500 प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं, क्योंकि उन प्रश्नों को शामिल किया जाएगा उन 400 प्रश्नों में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है या पूछे गए हैं। प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी, ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 9। और अगर हम बात करें प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की थी, लेकिन डेट नहीं पूछी है तो मात्र आपको सन बतानी है। तो 1948 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। ये देखिए एक और संविधान से ही प्रश्न है पॉलिटी से कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। प्रस्तावना के बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो उसी संदर्भ में ये एक मत है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। तो अगर हम बात करें प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 11 की ओर। दोस्तों स्टैटिक जीके के प्रश्न यहाँ से आप देख रहे हैं। और आज के इस दौर में एसएससी स्टैटिक जीके से भर भर के प्रश्न पूछती है और स्टैटिक जीके से 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलते हैं आज के इस दौर में। तो स्टैटिक जीके को आपको अपनी मजबूत रखना होगा और स्टैटिक जीके के लिए एक मैं बड़ी क्लास लेके आऊँगा जिसमें आपके महत्वपूर्ण पुस्तकें और राज्यों के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नृत्यकर्ता सबसे मैं प्रश्न शामिल करूंगा। तो उस कक्षा में 300 से 400 प्रश्न की एक मैराथन रहेगी एसएससी के लिए, वो बहुत ही कारगर रहने वाली है। तो वो जल्द मैं बता दूंगा आपके लिए, वो कक्षा इसी चैनल पर आपके लिए प्रस्तुत कर दी जाएगी। और
उसको अगर आप एक बार कर लेंगे तो आपकी स्टैटिक जीके से प्रश्न 100% बनेंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। बताना है प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कि एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी पुस्तक है। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी पुस्तक है? तो सानिया मिर्ज़ा की पुस्तक है एस अगेंस्ट ऑड्स। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न बनना चाहिए प्रश्न कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। राज्यों के लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं एसएससी की परीक्षाओं में। राज्यों के लोक नृत्य आपको एक बार पढ़ लेने चाहिए और मैं भी आपके लिए एक क्लास लेकर के आऊँगा, तो आप चिंता ना करें। अगर आपको राज्यों के लोक नृत्य याद नहीं हैं तो आपके लिए एक कक्षा इसी चैनल पर मैं लेकर के आऊँगा और बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर बताओ, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है और हमारा 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये भी एक स्टैटिक जीके का प्रश्न और बहुत ही शानदार सा प्रश्न, बहुत ही जानदार सा प्रश्न है ये कि गुदई महाराज का संबंध किस घराने से है। बताना है कि गुदई महाराज का संबंध किस घराने से है। अगर हम बात करें गुदई महाराज, महाराज एक रूट वर्ड आपको पकड़ना है कि महाराज जो हैं वो बनारस घराने से संबंध रखते हैं, कि गुदई महाराज का संबंध बनारस घराने से है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 कहता है कि झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। शास्त्रीय नृत्य की जो डांसर्स हैं क्लासिकल डांस के, उनके नाम आपको याद करने में मुश्किल होती है। मैं एक कक्षा बता दिया है मैंने आपके लिए, लेकर के आऊँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा रहेगी। शास्त्रीय नृत्य के जो नर्तक हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे वो उस कक्षा से आपके बन रहे होंगे। फिलहाल झावेरी बहनों का संबंध जो है वो मणिपुरी से है, जिसमें कि आपका दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा 4 जो बहनें हैं उन्हें झावेरी बहनें कहा जाता है। उनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है। तो प्रश्न नंबर 15 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, स्टैटिक जीके का प्रश्न है। भारत ने पहला हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता था। तो भारत ने अपना पहला हॉकी विश्व कप जो जीता था वो 1975 में जीता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। कक्षा बड़ी ना हो इसलिए अब जल्दी जल्दी इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं बचे हुए कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। अब देखिए आपको ज्योग्राफी के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं यहाँ से। बताना है कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो अगर हम बात करें सबसे लंबी तटरेखा की तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। गुजरात 1214 किलोमीटर की तटरेखा बनाता है समुद्र से। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। प्रश्न नंबर 17 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। देखिए दोस्तों, झीलों से, नदियों से जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्न स्टैटिक जीके के और ज्योग्राफी में शामिल किए जाएंगे। तो जितनी भी झीलें हैं और नदियां हैं उनकी भी एक क्लास में लेकर के आऊँगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा आपसे वादा है। फिलहाल प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कोलेरू झील किस राज्य में है बताना है। कोलेरू झील की अगर हम बात करें तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 कहता है कि निम्न में से किस नदी को बांग्लादेश में प्रवेश के बाद जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। वह कौन सी नदी है जिसे बांग्लादेश में प्रवेश के बाद जमुना कहा जाता है। तो वह ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहा जाता है और इसे अरुणाचल प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और जो जितनी भी नदियों के जो नाम हैं आपको याद रखने हैं और जो उनके ऐसे गंगा नदी है तो गंगा को बांग्लादेश में प्रवेश के बाद पद्मा कहा जाता है। तो उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में प्रवेश के बाद जमुना कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 19 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। ये देखिए आपको सभी विषयों के प्रश्न इस कक्षा में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि
4 प्रश्न इतिहास के डाल दिए और 4 प्रश्न भूगोल के और 4 प्रश्न स्ट्रैटेजी के। इस प्रकार से नहीं, सीक्वेंस वाइज प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। जितने भी आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है या पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर को आधार मानते हुए प्रैक्टिस सेट 25 प्रश्नों का वो प्रैक्टिस सेट है जिसमें 20 प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और 5 प्रश्न नए इस प्रश्न कक्षा में शामिल किए हैं मैंने। तो बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? बंद अर्थव्यवस्था से आशय है कि शून्य आयात निर्यात गतिविधियाँ, जब आयात निर्यात गतिविधियाँ बिल्कुल शून्य हो जाती हैं तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न नंबर 20 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? अब आपको बताना है कि सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र या ए और सी दोनों। बताना है किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। और अगर हम बात करें सर्वाधिक योगदान की तो तृतीयक क्षेत्र, जिसमें आपका सेवा क्षेत्र, इसमें आपका चिकित्सा क्षेत्र आदि आते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 साइंस का प्रश्न है। अब आप बताइए, इस कक्षा में आपको हर सब्जेक्ट के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं या नहीं। अब आपको साइंस का प्रश्न, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 22वां प्रश्न है कक्षा का। और बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी हो और उसमें अगर आपने ये पढ़ा हो तो ये एक आम सा प्रश्न बन जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूँ, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। मापक यंत्र, आपको पता होना चाहिए कि कौन से मापक यंत्र से कौन सी राशि मापी जाती है। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताना है आपको। अगर हम बात करें वायुमंडलीय दाब को तो बैरोमीटर से नापा जाता है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 कंप्यूटर से संबंधित है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। SSC CHSL 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न 24 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का उत्तर आपको होमवर्क में बताना है कमेंट में कि कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं के तंत्र को क्या कहा जाता है। बहुत बेसिक सा प्रश्न है। अगर आपने कंप्यूटर जरा सा भी पढ़ा है तो ये प्रश्न बनना चाहिए, अन्यथा मैं कल आपको दूसरे प्रैक्टिस सेट में ये बता दूंगा प्रश्न का आंसर आपके लिए। बाकी आप कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो अपना एक प्यारा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहें। और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, राधे राधे।